हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारी इस इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आ जाओ भी सारे जल्दी से, है ना। कुछ बच्चे तो आ भी गए। हाँ जी, बिल्कुल भी। कैसे हो सभी, ठीक हो ना? हाँ जी, बिल्कुल भी। सभी को राम राम, सभी की नमस्ते, ठीक है ना। सभी को जय हिंद, ठीक है। तो चलिए जी, करें अपने टॉपिक को स्टार्ट। कल हमने टॉपिक को बीच में छोड़ा था ना, है ना। कल जो हमारा टॉपिक है वो छंद का चल रहा था और हमने उसको बीच में छोड़ दिया था। क्यों भाई? देखो, टाइम को तो देखना ही पड़ता है ना। इतना टाइम हो गया तो बीच में छोड़ना पड़ा, पर आज कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्या समस्या है? तो छंद का जितना मैंने करवाया उतना तो सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना उसके अंदर तो। पर मैं आपको एक बार रिवाइज भी करवा देती हूँ। 2 मिनट का काम है, रिवाइज भी करेंगे। ऐसे नहीं कि आप सीधा शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो जी, करते हैं रिवाइज। तो देखो भाई, हम कर रहे थे छंद, ठीक है ना। हम कर रहे थे, कौन सा टॉपिक था? छंद का टॉपिक था, ठीक है ना। छंद जो शब्द है, छंद का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? ये काव्य के वस्त्र है। हम बस 4-5 मिनट में फटाफट रिवाइज करेंगे इसको, ज़्यादा समय नहीं देंगे। जो कर चुके हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। तो छंद के अगर जन्मदाता आपसे पूछा जाए कि छंद का जन्मदाता कौन है, तो छंद का जन्मदाता पिंगल नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, ठीक है ना। पिंगल नाम के कौन थे? एक ऋषि। हाँ जी, बिल्कुल, राम राम। तो पिंगल नाम के एक ऋषि हुआ करते थे और उन्होंने छंद को क्या दिया? उन्होंने जन्म दिया। यानी कि छंद के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। तो छंद को क्या कहा जाता है? छंद को पिंगल भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? पिंगल भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि छंद का दूसरा नाम बताओ, तो आप क्या कहोगे? पिंगल, ठीक है ना। और पिंगल नाम के ऋषि ने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम बताओ, क्या है? बताओ, आपको आता है ना, कल मैंने करवाया था। तो मैं बता देती हूँ, आप तो कई देर में बताओगे, इतना हमारा टाइम लग जाएगा। तो पिंगल नाम के ऋषि ने जो बुक लिखी, उसका नाम क्या था? छंद सूत्रम, यही था ना। क्या नाम था भाई? छंद सूत्रम। फिर बात करते हैं हम कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और छंद के बारे में सबसे पहले किसमें उल्लेख मिलता है? किसमें लिखा हुआ है भाई? हाँ जी बेटा, किसमें लिखा हुआ है? छंद के बारे में सबसे पहले ऋग्वेद में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। अब छंद कहते किसे हैं? कि जिन रचनाओं को वर्ण, मात्रा, यति व गति आदि नियमों से बांध दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे छंद बोलते हैं भाई। फिर हम बात करते हैं कि छंद के अंग। छंद के अंग, अंग का मतलब पार्ट्स, ये 6 होते हैं। ये कर रहे थे हम लोग, ये चल रहा था हमारा, है ना। क्योंकि छंद से पहले मैंने आपको कौन सा करवाया? वचन का ना। तो छंद के अंग 6 हैं। सबसे पहला कौन सा? वर्ण या मात्रा। पहला कौन सा है? वर्ण या मात्रा। देखो, जो वर्ण है इनको गिनना तो बड़ा आसान है। आवरण को 1 मिनट में गिन सकते हो। जैसे आपने गिनना है यहाँ पर कि भाई पिंगल में 1, 2 और 3 गिन लिया ना वर्णों को। तो जो वार्णिक छंद होते हैं उनमें किसको गिना जाता है? वर्णों को। लेकिन जो मात्रिक छंद होते हैं उनमें मात्राओं को गिना जाता है। आपके काम का है मात्रिक छंद, क्योंकि मैंने आपको 2 ही छंद बताने हैं, एक तो दोहा और एक चौपाई। और दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही मात्रिक छंद होते हैं भाई, ठीक है। तो फिर देखो, मात्रा को कैसे गिना जाता है आपको पता है? एक तो लघु, कैसे पता? मैंने कल करवाया था। और दूसरा कौन सा? गुरु। लघु कौन सी होती है? अ, ये भी आपको पता है, वर्ण के टॉपिक में कर चुके हैं।
अ ई उ री और एक चांद बिंदु, ये लघु होता है। और गुरु कौन से होंगे? आ, उसके बाद बड़ी ई, फिर बड़ा उ, ए, ओ, और उसके बाद कौन सा? ओ, फिर ये अनुस्वार और एक ये विसर्ग, ये हमेशा गुरु होते हैं। तो लघु का चिन्ह क्या होता है? खड़ी पाई, और गुरु का क्या होता है? एस। ये एक मात्रा होती है। खड़ी पाई मतलब, खड़ी पाई का मतलब क्या? एक मात्रा। और एस का मतलब क्या भाई? दो मात्रा। ये मात्रा कितनी होती है? दो। दो मात्रा काउंट होती है ना, ठीक है। उसके बाद चलो जी आगे, अब आगे चलते हैं। फिर है हमारा वर्ण और मात्रा के बाद नंबर 2 पर हमने किया था चरण या पद। तो प्रत्येक छंद में कितने चरण होते हैं? 4। यह प्रश्न एक बार पूछा गया था, मैंने आपको शायद कल भी बताया था। यह प्रश्न आया था क्या कि छंद में कितने चरण होते हैं? हमेशा 4 आंसर करके आना, क्योंकि किसी किसी में तो 6 होते हैं, यह बात सच है। लेकिन ज्यादातर अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो चरण 4 ही होते हैं। 4 ही होते हैं ना? 4 होते होंगे, हाँ। चलो जी, उसके बाद तीसरे पर कौन सा? यति। और यति का मतलब क्या होता है? विराम या रुकना, आप कुछ भी कह सकते हो, या ठहरना। विराम, रुकना या ठहरना। प्रत्येक चरण के बाद यति ली जाती है। प्रत्येक चरण के बाद क्या ली जाती है? यति। यति का मतलब रुका जाता है, ठीक है ना। यति का मतलब क्या है? रुका जाता है। किसके बाद? प्रत्येक चरण के बाद। जैसे बोलते हैं ना, चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा। अब रुक रहे हैं ना एक एक 2 सेकंड के लिए। कल मैंने बताया था ना ये वाला, मेरी मैडम लाखों में हीरा। हर चरण के बाद रुक रहे हैं। ये तो मैंने वैसे आपको बता दिया, छोटे बच्चे लिखते हैं ना भाई, है ना, छोटे बच्चे इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या है? ये यति होती है भाई। रुकना तो पड़ेगा, जब रुकेंगे तो फिर अगला शुरू करेंगे चरण। बिना रुके ऐसे एक सांस थोड़ी ना बोलेंगे। उसके बाद देखिए नंबर 4 पर है गति। अब आगे देखिए, हमने कल 3 किए थे, अब चौथा देखो अभी गति। पीछे वाला याद आ गया ना सारा रिवाइज करने से। अब देखो गति, गति क्या होती है? अरे गति तो प्रवाह को बोलते हैं, स्पीड को बोलते हैं ना। अब आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो हनुमान चालीसा को बहुत स्पीड से बोल सकते हैं? बोल सकते हो ना आप लोग? हनुमान चालीसा को कितने स्पीड में पढ़ते हो? कई तो लोग बहुत स्पीड में पढ़ देते हैं, फटाफट 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 पढ़ देते हैं, है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये क्या है? ये गति होती है। और गति बनती कैसे है? जब मात्राओं का उचित क्रम हो। क्योंकि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है हनुमान चालीसा के अंदर। प्रत्येक चरण में कितनी? 16-16 मात्राएं होती हैं, तो गति बनती है। अगर ऐसा हो किसी में 16, किसी में 11, किसी में 9 और किसी में 7 और किसी में 18, तो गति कभी भी नहीं बनेगी। गति बनती ही तब है जब प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? समान हो, तो गति बनती है। जैसे आप शुरुआत में बोलते हो ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, उसमें गति नहीं बनती इतनी। बोल के देख लेना कभी हनुमान चालीसा जब पढ़ते हो, ध्यान कर लेना मेरी बात पर, क्योंकि उसमें समान नहीं है। उसको आप ऐसे पढ़ोगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकर सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दाये कुफलचारी। और फिर हनुमान चालीसा स्पीड से पढ़ देते हो, क्योंकि शुरुआत में तो दोहा है, वो तो चौपाई है ही नहीं। और दोहे की अलग खासियत होती है। अरे आ रहा है ना सबको समझ में? अब देखो, गति का मतलब क्या? प्रवाह। तो गति के लिए आप क्या लिखोगे कि मात्राओं के उचित क्रम से प्रवाह बनता है। जहां मात्राओं का क्रम उचित होगा क्या बनता है? प्रवाह बनता है। उसके बाद नंबर 5 पर देखिए, नंबर 5 पर है तुक। तुक से आप क्या समझते हो? तुकबंदी, तुकबंदी, ठीक है ना। तुकबंदी होती है भाई। तुकबंदी क्या होती है? जैसे अंतिम वर्णों का मिलाया जाना, वो तुकबंदी है। हम हनुमान चालीसा पर बात करें, हनुमान चालीसा पर वही बात मैं आपको कहूंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर और उजागर मिलते जुलते शब्द है ना, है ना।
रात को देखा तो भूचाल आ गया। अरे शेरो शायरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे से लिखते हैं, तो मुझे याद आ गया। और तो कौन सी आपको शायरी सुनाऊं, क्योंकि मुझे तो शेरो शायरी ज़्यादा आती भी नहीं है, कभी शौक ही नहीं रहा इन चीज़ों का। तो रात को उठकर देखा तो भूचाल आ गया, और सुबह उठकर देखा तो नया साल आ गया। आ गया और आ गया, ये तुकबंदी नहीं है क्या? आपने शादी ब्याह में तो आप सारे जाते हो, तो ढोल वाले ढोल बजाते हैं ना, और कहते हैं कि बारी बरसी खटन गयासी, है ना, खटके ले आंदा। अगर लड़के की माँ को नचाना हो तो माँ से मिलता जुलता शब्द कहेंगे, फिर कहेंगे जब नचे मुंडे दी माँ, है ना। पापा को कहना हो, दादा को कहना हो, तो वही सेम तुकबंदी करते हैं। क्यों करते हैं? ये तुकबंदी होती है। अंतिम वर्णों का आपस में मिलाया जाना क्या है भाई? तुकबंदी है। ठीक है। उसके बाद देखिए, नंबर 5 तक हो गया। नंबर 6 पर है क्या? गण। हाँ, गण होते हैं अभी, गण। और गणों की संख्या 8 होती है। ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। गणों की संख्या बताओ कितनी होती है? 8 होती है। गण से समझते हो कि क्या होता है गण? पता है क्या गण क्या होता है? गण एक सूत्र होता है भाई। ये माता, राज, भान, सलगा। वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना याद करो कि गणों की संख्या 8 होती है। पर आपके मन में ये रह जाएगा कि मैडम ने बताया नहीं ये गण है क्या, और क्या 8 होते हैं। ऐसे मन के अंदर डाउट सा हो जाता है। केवल मैं आपको इसलिए बता रही हूं, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है आपको। ठीक है ना। ये माता, राज, भान, सलगा, ये सूत्र होता है गण का। तो ये देखो, एक मिनट, गणों की संख्या क्या? 8 यहां लिख देती हूं। ये माता, राज एक मात्रा है तो एक, डबल डबल डबल, एक लघु, गुरु, लघु 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 और गुरु, है ना। फिर देखो, ये से क्या बनता है? यगण। मैं से क्या बनता है? मगण। तय से तगण। इसी तरह से रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। और ये होता है लघु, और ये क्या होता है भाई? गुरु। इस तरह से गणों की संख्या होती है। ये जो पहले है ना ISS, ये इसमें लिख दिया जाएगा। मगण में क्या रखा जाएगा? मैं से ले लो, SSS। तगण में फिर तय से ले लो, SSI, ऐसे लिख दिए जाएंगे। ये मैं सारे क्यों नहीं लिख रही, आपके काम के नहीं है, इतना डीपली नहीं आएगा क्वेश्चन। आपको केवल ये बताने के लिए कि गणों की संख्या 8 होती है, मैंने ये थोड़ा बहुत सा आपको बता दिया। बाकी ज्यादा डीपली चाहे मत जाओ। इनके पहले वर्ण से आगे गण लगा दो, मगण, तगण, रगण, भगण, सगण। अरे क्लियर है क्या? पहले मेरे को इतना बता दो, फिर मैं आगे चलूंगी। अपने 6 क्या हो गए? अंग हो गए। फिर आगे चलते हैं अभी। अब हाँ जी, है क्या क्लियर? आ गया ना समझ में? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, क्योंकि नया सा टॉपिक है ना। वैसे तो छंद का आता है 10th क्लास में, लेकिन 10th क्लास में ना तो कोई ध्यान से इतना टीचर करवाता और ना ही बच्चे करते। वहां तो रट लेते हैं कि चौपाई आ जाएगा तो 16 मात्रा है, और दोहा आ जाएगा तो 13 और 11। पर यहाँ तो हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो अपने को एक एक बात आनी चाहिए, तब जाके पार पड़ेगी। क्या पता कहां से पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल, यस मैडम। एक हाँ आ गया रिप्लाई बच्चों का, अच्छी बात है। अभी अब देखो आगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ये छंद होते हैं, छंद के प्रकार, छंद के प्रकार की बात करते हैं अभी। छंद के प्रकार यानी कि छंद कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो छंद होते हैं 3 टाइप के, 3 प्रकार के होते हैं भाई। छंद होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है। कौन कौन से? तो देखो 3 प्रकार के होते हैं ना। एक तो होते हैं वार्णिक छंद, एक तो होते हैं वार्णिक छंद, और दूसरे होते हैं मात्रिक छंद। दूसरे कौन से? मात्रिक छंद। और तीसरा टाइप होता है कौन सा? मुक्तक। मुक्तक, मुक्तक छंद, या सीधा मुक्तक ही बोल दो तो भी ठीक है। अब ये क्या है?
जो वर्णिक छंद होता है ना बच्चों, इसमें हमेशा बेटा वर्णों को गिना जाएगा। वर्णों को गिनना आसान है, 1 2 और 3 ले गिन लिए, है ना, 1 और 2 गिन लिए। वार्णिक छंद में हमेशा किसको गिना जाता है? वर्णों को, ठीक है। और मात्रिक छंद में किसको गिना जाएगा? मात्राओं को। हमने मात्राएं गिनना कल सीखा था, इसलिए आज मैंने करवाया नहीं, आपको आ गया था मात्राएं गिनना। आप अपने नाम की भी मात्रा गिन सकते हो सारे बच्चे, कि मेरे नाम में कितनी मात्रा आती है भाई, गिन सकते हो ना। जैसे मेरा नाम क्या है? पूनम। अब मैं कह दूं पूनम में कितनी मात्राएं हैं, तो ये बड़े ऊ की मात्रा तो 2, 1 और 1। अब पूनम शब्द में 3 मात्रा है भाई, है ना। जैसे शब्द है मान लो ममता, अब ममता में कितनी मात्रा है? वही 1 1 और एस, 4 मात्राएं ममता में हैं। जैसे हमने कहा रविंद्र, तो रविंद्र में कितनी मात्राएं हैं? तो रे की 1, इसकी भी 1, नहीं इसने रविन, इसको कर दिया ना गुरु, इसकी एस डबल आ जाएगी, क्योंकि आधा अगले को कर देता है ना बड़ा, तो दे और पीछे रे पूरा, तो उसकी 1। रविंद्र में भी 4 है भाई, रविंद्र में भी 4 मात्रा है। इस तरह आप सारे अपने नाम की मात्रा गिन सकते हो भाई, ठीक है ना। फिर देखो मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है, और जो मुक्तक छंद होता है ना, उसमें ना तो मात्राओं को गिना जाता, ना ही वर्णों को। जो किस लिए लिखे जाते हैं? कोरी तुकबंदी होती है भाई। कोरी क्या होती है? तुकबंदी होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको मुक्तक बोलते हैं भाई, कोरी तुकबंदी। अगर आपने कभी कुमार विश्वास को सुना हो ना टीवी पर, तो कुमार विश्वास जी जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं आपको एक मुक्तक सुनाता हूं, हमेशा यूं कहेंगे, मैं आपको एक मुक्तक सुनाता हूं। मुक्तक का मतलब क्या? कि जिसके अंदर, हाँ बिल्कुल जी, मेरे नाम में 4 मात्राएं, पूनम में, क्योंकि बड़े की मात्रा लगती है ना, तो डबल आ जाएगी, 1 न की और 1 मैं की, 4 हो गई। तो मुक्तक वो होता है जिसमें ना तो वर्णों का ध्यान रखा जाता, ना ही मात्राओं का। जो कोरी तुकबंदी होती है, बस अपनी बात को कहने के लिए तुक मिलाई जाती है, वो मुक्तक होता है भाई, ठीक है। तो ये छंद 3 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद फिर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो कौन सा होता है? सममात्रिक छंद। पहला होता है सममात्रिक छंद, मैंने आपको कहा ना आपके काम का मात्रिक है। दूसरा है इसमें अर्धसम मात्रिक। दूसरा कौन सा? अर्धसम मात्रिक छंद। और तीसरा कौन सा होता है भाई? तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। तीसरा है विषम मात्रिक छंद। समझ में आया? पहले हमने क्या किया कि छंद के प्रकार, छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वार्णिक, एक मात्रिक और एक मुक्तक। वार्णिक वो जिसमें वर्णों को गिना जाता है, मात्रिक में मात्राओं को गिना जाएगा, है ना। और मुक्तक में ना तो वर्णों को गिना जाता, ना ही मात्राओं को। जो कोरी तुकबंदी होती है, केवल तुकबंदी के लिए बनाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं भाई? वो मुक्तक होते हैं। फिर मात्रिक छंद फिर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। तो सममात्रिक कौन सा हो गया? सम का मतलब यहां पर क्या आएगा? समान। सम का मतलब समान, और मात्रिक का मतलब मात्राएं, यानी कि जिसके चारों चरणों में समान मात्रा हो, ऐसा कौन सा होता है? ऐसा चौपाई छंद होता है भी, चौपाई। ये चौपाई सममात्रिक छंद है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, क्योंकि ये पूछ लेता है कि चौपाई किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक। या यूं पूछ लेगा इनमें से सममात्रिक छंद छांटिए, और 4 लिख देगा, आपको चौपाई को टिक करके आना पड़ेगा। अब ये मत सोचो कि केवल चौपाई होता है, ठीक है ना। चौपाई भी होता है, गीतिका भी होता है, हरि गीतिका भी होता है, रोला भी होता है, इसमें 4 होते हैं ये। पर आप केवल इसी को कीजिए, क्यों? 10th क्लास में केवल चौपाई है, गीतिका, हरि गीतिका और रोला नहीं है। नहीं है तो छोड़ो, फिर जब उनके बारे में आएगा ही नहीं पेपर में, फिर क्यों, किस लिए पढ़ना, काहे के लिए? हम केवल चौपाई को पढ़ेंगे, क्योंकि आप ये मत सोच लेना, इसीलिए मैंने बताया कि चौपाई होता है बस। तो लिखो जी, चौपाई छंद के बारे में समझो कि चौपाई छंद के अंदर कि 4 चरण होते हैं। 4 क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। किसमें? चौपाई के अंदर।
दूसरी बात क्या कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। वो हमेशा चौपाई छंद होता है भाई। दो खासियत है। पहली तो 3 लगा लो। पहली तो क्या, ये सममात्रिक छंद है। दूसरी 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16-16 क्या होंगी? मात्राएं। याद आया ना? ये 10th क्लास में आपने किया हुआ है चौपाई छंद, याद। अब 10th क्लास में क्या होगा, एग्जाम में 2 ही छंद आएंगे, चाहे तो दोहा पूछ लिया और चाहे चौपाई पूछ ली। अब जब 2 है तो एक ही आएगा दोनों में से, दोहा या चौपाई, बस। ठीक है ना? तो अब उसके बाद देखिए, आप चौपाई छंद तो हमने कर लिया, एक बार एक और कर लेते हैं, फिर इनको करके देखेंगे एक बार। अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा होता है? अर्ध सममात्रिक, बदल लूं मार्कर। अर्ध सममात्रिक होता है कौन सा? दोहा छंद, दोहा। और यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। दोनों प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से अर्ध सममात्रिक छंद छांटिए, तो कौन सा है? दोहा। या कैसे पूछा जाएगा कि दोहा किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक या विसममात्रिक? आपको पता होना चाहिए कि ये अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा? दोहा। ठीक है भाई। अर्ध सममात्रिक कैसे? देखो, आधे में समान मात्रा, आधे में समान। आप कहोगे मैडम आधे में कैसे? जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, अरे लिखी दो, है ना? कैसे लिखते हम? श्री गुरु चरण सरोज रज, आगे लिखेंगे निज मुकर सुधारी। एक मिनट ठहरो भी। आगे लिखेंगे कि बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दाये कुफलचारी। ठीक है। तो अब हम बोलते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, ये पहला चरण हो गया ना। निजमुन मुकर सुधारी, ये दूसरा हो गया। निजमुन मुकर सुधारी दूसरा हो गया। बरनऊ रघुबर विमल जसु तीसरा हो गया। जो दाये कुफलचारी, ये कौन सा हो गया भाई? चौथा हो गया। ये कौन सा हो गया? चौथा हो गया। तो अपने 4 चरण हो गए। फिर 1 और 3, ये तो पहला, ये तीसरा। 1 और 3 ये क्या है? ये विषम संख्या है कि नहीं? है ना? और 2 और 4 ये दोनों क्या है भाई? ये सम संख्या है ना? ये क्या है? ये सम संख्या है। 1 और 3 विषम संख्या है और 2 और 4 सम संख्या है। 4 चरण होंगे, पहला और तीसरा ये विषम चरण, और दूसरा चौथा कौन सा होता है? समचरण होता है। तो देखो, दोहे में क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद है, उसके बाद 4 चरण होते हैं। फिर विषम चरण में कितनी मात्रा होती है? 13-13। और सम चरण में कितनी मात्रा होंगी? 11-11। ठीक है। विषम चरण में 13-13 और सम चरण में कितनी होती है भाई? 11-11 मात्राएं होती हैं। ये चीज आपको याद करनी है भाई, ऐसे आएगा एग्जाम के अंदर। विषम चरण में 13-13 और सम में कितनी होंगी भाई? 11-11 होंगी मात्रा। गिने क्या मात्रा? ये लो जी, गिन लो मात्रा। अब गिनो। श्री 2, अरे 2 मत नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 2 तो लिखना ही नहीं चाहिए अपने को। गुरु, लघु,
गुरु यानी कि छोटे की मात्रा है एक, एक 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 एक, दो एक एक और एक, गिने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 होगी ना 13 मात्रा, हो गई ना। अगले में 11 होनी चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर 11 से 10 हो जाए या 11 से 12 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे चौपाई में 16 मात्राएं है ना, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है भी किसी में 17 हो जाए या किसी में 15 हो जाए। ऐसा कारण क्यों कि कई बार क्या होता है कि कवि को ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ता है कि मात्राएं या तो घट जाती है या एक आधी बढ़ जाती है, कोई बात नहीं, वो तो चलता ही रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है ना, 11 मात्रा। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। फिर देखो 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 और 9 10 और 11। समझ में आया क्या? विषम चरणों में 13 13, उनमें क्या है 11 11। अच्छा एक और लिख लें, जो दया को फलचारी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये लिख लें क्या? जय हनुमान, ये चौपाई लिख रही हूं मैं, कहीं सोचो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आगे जय कपीश तिहु लोक उजागर। एक बार 2 ही लाइनों को कर लिए, इतने में आ जाएगा समझ में। 16 होने चाहिए दोनों में, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कोई बात नहीं। कई बार अपने भी गलती होती है, जैसे हम कई बार छोटी बड़ी लिख जाते हैं। जैसे तिहु में लग रही है मेरे को गलती कि तिहु में ये बिंदी नहीं आएगी ऊपर, तो इसकी एक आएगी मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ है, देख लेना। कोई नहीं, 17 हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है टॉपिक? चलें आगे क्या? अगला टॉपिक करेंगे अब। ये छंद का तो हो गया बस, बहुत। इससे ऊपर छंद में कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला भाई। छंद में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। क्लियर है? क्लियर है तो चलो जी आगे, फिर इसी के ऊपर किस लिए अटके रहना। अगला हमारा टॉपिक हम लोग कौन सा करेंगे? रस का करेंगे भाई, रस का टॉपिक नहीं हुआ हमारा अभी, रस का करवाऊंगी। और रस के बाद हम करेंगे समास, समास के बाद करेंगे संधि, और संधि के बाद करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो देखो रस, रस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आनंद। रस शब्द का मतलब होता है आनंद। रस का टॉपिक नहीं हुआ ना हमारा अभी, कहीं करवा दिया और मेरे माइंड में ये हो कि ना करवाया है, ऐसा तो नहीं है। अरे कमेंट कर दो जल्दी से, कमेंट करने के लिए भी तैयार रहा करो। तैयार का मतलब ऐसे नहीं कि हमने सारा दिन तो नहीं करना, मुझे पता है कि आप समझ रहे हो और साथ में नोट्स भी बना रहे हो, लेकिन जो मैं बात पूछूं ना उसका फटाफट कमेंट कर दिया करो। मेरे ख्याल से तो मैंने रस का नहीं करवाया, ठीक है ना। बोलो बोलो जल्दी से बोलो भाई, देर मत करो। रस का टॉपिक नहीं हुआ ना? नहीं हुआ जी। तो देखो रस शब्द का मतलब क्या होता है? आनंद होता है, ठीक है ना। अरे यस और नो टाइप करने में इतना टाइम लगता है। रस शब्द का मतलब क्या होता है? आनंद, ठीक है। और हाँ करा दो, मतलब नहीं हुआ, ठीक है जी। रस शब्द का मतलब होता है आनंद, और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्योंकि हमारी सिंपैक्ट एकेडमी में और भी बैचेस चलते रहते हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो कई बार क्या होता है बच्चों कि दिमाग से वो बात निकल जाती है कि कौन से बैच में करवा दिया या नहीं करवाया। क्योंकि हमारे यहाँ तो बैच चलते रहते हैं फिर इस तरह के, तो ऑफलाइन भी चलते हैं ऑनलाइन भी चलते हैं। जब कई बार अगर किसी टॉपिक के बारे में डाउट होना तो मैं फिर बच्चों से पूछ लेती हूँ, बता दो भी करवा दिया या नहीं, ठीक है। तो नहीं करवाया, चलते आगे।
रस शब्द का मतलब है आनंद, और ये काव्य की आत्मा है, ठीक है ना। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब यहाँ आनंद का क्या चक्कर है भाई? आनंद का क्या मतलब होता है? देखो भाई, आप चाहे कोई भी किताब हो, कोई भी पोइम हो, कोई नाटक हो किताब के अंदर लिखा हुआ, आप उसको पढ़ते हो या सुनते हो, तो आपको अगर आनंद मिले तो आप क्या करते हो? उसको पढ़ना चाहोगे, उसको सुनना चाहोगे, है ना। और अगर आपको आनंद ना मिले तो आप उसको नहीं पढ़ोगे ना आगे। जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद की जो गोदान किताब है ना, उसको आपने हाथ में ले लिया पढ़ने के लिए। उपन्यास है गोदान, एक इतनी मोटी सारी किताब है गोदान, और गोदान के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ आता है, ऐसे बीए वगैरह में, पता नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता है ऐसा। तो आपको अगर उस किताब को पढ़ते समय अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, तो आप उसको पढ़ोगे। अगर आपको आनंद नहीं आया पढ़ते समय, तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे, किताब बंद कर दोगे कि नहीं, मेरे को तो कोई मजा नहीं आया, पता नहीं क्या स्टोरी है। तो यही बच्चों रस होता है, ठीक है ना बेटा, यही रस होता है कि आप जब काव्य को पढ़ते हो या काव्य को सुनते हो और आपको जो आनंद मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को रस बोलते हैं भाई। जैसे आप टीवी पर नाटक देख रहे हो, कोई आप देख रहे हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है ना, मेरे ख्याल से तो सभी ने देखा हुआ होगा। तो हमें टीवी चला लिया और वो आ रहा है नाटक, या फिर हम किसी और चैनल को लगा दें, फिर कहते हैं अरे छोड़ ना, क्या सारा दिन रंडी रोना देखना, कोई हंसी मजाक का देखते हैं। और आपको उस नाटक को देखते समय बार बार आपको हंसी आ रही है, आप हंस रहे हो बार बार, तो आपको आनंद मिल रहा है ना, इसका मतलब नाटक देखते हुए आपको मजा सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप उसको देखोगे पूरा, और इसी को ही रस कहा जाता है। और कई बार जैसे आप देख रहे हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आपको कोई आनंद नहीं आया, कोई हंसी मजाक नहीं है, बकवास सा आ रहा है, आप क्या फट से चैनल बदल दोगे? अरे बदलो कुछ नहीं, आज अच्छा नहीं आ रहा है ना, क्या कहोगे आप? आज अच्छा नहीं आ रहा, बढ़िया नहीं लगा मेरे को। अरे क्या नहीं लगा आपको? आनंद नहीं आया, है ना। आप थिएटर में कोई फिल्म देखने गए और फिल्म देखकर आप बाहर आए, आपके दोस्त का आ गया फोन, अरे कहाँ है? फिल्म देखकर बाहर आया हूँ अभी। कैसी थी फिल्म? अरे बकवास, कुछ भी नहीं था फिल्म में, टोटल बकवास है, तुम मत देखने जाना भी कभी, कुछ नहीं, पैसा भी मेरे खराब गए और मेरा टाइम भी खराब हो गया। आपको वो फिल्म बकवास क्यों लगी? क्योंकि आपको मजा ही नहीं आया, आनंद नहीं आया, है ना। आप देख रहे हो शहीद भगत सिंह की फिल्म और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है ना, आनंद आ रहा है। और कौन सा आनंद आ रहा है? वीर रस। आनंद भी कई प्रकार के होते हैं, आनंद भी 9 प्रकार के होते हैं। कितने? 9 प्रकार के। कई बार तो आपको हास्य रस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा, शहीद भगत सिंह की फिल्म देखोगे तो वीरस मिलेगा, मिलेगा ना। वीरस का मतलब क्या? कि आपके मन में उत्साह की भावना पैदा होगी कि देखो इन्होंने भी तो देश के लिए कितना कुछ किया था, देश के लिए इन्होंने कितना कुछ किया, तो हमें भी करना चाहिए। और हमें देशभक्ति की भावना से हमारा मन भर जाएगा, हमें वीरता का भाव पैदा होगा, है ना। जैसे नहीं, स्कूलों के अंदर सुबह सुबह गाने चलाए जाते हैं ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, कभी तुम झुको नहीं, कभी तुम रुको नहीं। आनंद आ रहा है, कौन सा? वीर रस का। तो तभी तो बच्चों के अंदर देशभक्ति की, वीरता की भावना भरने के लिए सुबह सुबह स्कूलों में गाने चलाए जाते हैं प्रेयर से पहले। जैसे मान लो स्कूल का टाइम है 8:30 बजे का, तो 8:15 बजे के करीब ऐसे गाने चला देते हैं। आजकल स्कूलों के अंदर बच्चे आते रहते हैं स्कूल में और गाने चलते रहते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, वीरता की भावना पैदा करने के लिए, बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए। आप आराम से बैठे हो कहीं पर, अचानक एक मोटा काला सांप निकल कर आ जाए, आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा और आपको क्या लगेगा? भय, डर लगेगा। ये क्या है? ये भयानक रस है ना। तो इसी को बच्चों रस बोलते हैं भाई, यही रस है, ठीक है ना। यही क्या है? रस है। रस का मतलब क्या? आनंद। तो रस की क्या परिभाषा होगी कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय
काव्य को पढ़ते या सुनते समय श्रोता या पाठक को जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? रस कहते हैं। ठीक है ना। काव्य को पढ़ते या सुनते समय श्रोता को या पाठक को जिस आनंद की प्राप्ति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। ठीक है ना। रस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आचार्य है ये भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? प्रश्न पूछा जा चुका है, 8। भरत मुनि ने क्या मानी कि रसों की संख्या कितनी होती है भाई? 8। इन्होंने कौन से रस को नहीं माना? शांत रस को नहीं माना। ठीक है ना। वैसे रस 9 होते हैं भाई। रस टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। पर जो आचार्य भरत मुनि है ना, ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि रस 9 नहीं होते। ये क्या कहते हैं कि रसों की संख्या कितनी होती है भाई? 8 होती है। इन्होंने कौन से रस को नहीं माना? शांत रस को नहीं मानना भाई। ये शांत रस को नहीं मानते। ठीक है ना। ये शांत रस को नहीं मानते। आपसे पूछा जाएगा कि भरत मुनि किस रस को नहीं मानते? ये शांत रस को नहीं मानते। ये कहते हैं रस 8 ही होते हैं। ठीक है ना। रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। रस शास्त्र का जन्मदाता पूछा जाए तो वो कौन है? आचार्य भरत मुनि है। आचार्य भरत मुनि ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, चलो जी आगे। उसके बाद आचार्य भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था। क्या सूत्र? वो था, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझा रही हूं बस। विभावा। ये सूत्र क्यों समझा रही हूं? क्योंकि इसके अंदर हमारे रस के बारे में कुछ बातें निकल कर आएंगी, इसीलिए। और जो मैं आपको करवा रही हूं, वैसे रस का जो टॉपिक है ना, ये लंबा टॉपिक होता है। कम से कम इसको 2 लेक्चर चाहिए, 2 से 2.5 लेक्चर। पर मैं आपको ये ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं करवाऊंगी? क्योंकि आपके एग्जाम में, HSSC के एग्जाम में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती। जो मेन बात होती है ना, कि जिनके बारे में HSSC पहले भी पूछ चुकी है, ठीक है ना, और उन्हीं बातों को मैं आपको बताऊंगी। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे अपा। ज्यादा गहराई में जाने का फायदा ही नहीं है। गहराई में तो तब जाए ना जब ये पूछती हो ऐसा। तो देखो सूत्र क्या है? विभावा, नुभाव, व्याभिचारी, संयोगा, दर्श। एक ही है ये शब्द, इतना लंबा। संयोगा, दर्श, निष्पत्ति। ये सूत्र है किसका? रस का। किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने। लिखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, चाहिए इतना लंबा चौड़ा। इन्होंने क्या बताया? एक तो बताया इसको, देखो विभाव। इन्होंने कहा कि रस के अंग, ये करो भाई, रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो विभाव, नंबर 2 पर ये देखो अनुभाव, ये तो विभाव था। नंबर 2 पर क्या होता है? अनुभाव। ठीक है। और नंबर 3 पर क्या? व्यभिचारी। व्यभिचारी भाव। यह कहता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस बनता है। निष्पत्ति का मतलब बनता है। हाँ, इंपॉर्टेंट बता रही हूं, ओनली इंपॉर्टेंट बता रही हूं। फालतू बात तो मैं बताती नहीं कभी। बस जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वही बात बताऊंगी, जहां से आपके एग्जाम में आएगा। यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना। तो विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस बनता है। किसने कहा था? आचार्य भरत मुनि ने। लेकिन इसमें ये जो चौथा अंग है ना, इसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया।
वो कौन सा? स्थाई भाव। चौथा अंक कौन सा है? स्थाई भाव। अब ये यहां से प्रश्न क्या बनता है? यहां से प्रश्न बनेगा कि क्या है? मेरा नाम रखूंगा मैम इतना बड़ा। चलो, तो देखो आपसे यहां पर प्रश्न क्या बनता है कि इनमें से कौन सा रस का अंग है या नहीं है। और ये प्रश्न आ चुका है, ये कई बार 2-3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन एग्जामिनर, कि इनमें से कौन सा रस का अंग होता है या कौन सा नहीं होता। तो अपने को अंग का पता तो होना चाहिए, कौन सा है और कौन सा नहीं है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव और स्थायी भाव। स्थायी भाव के बारे में इसमें जिक्र नहीं किया भरत मुनि ने, लेकिन इनको अपनी गलती का एहसास हो गया था और बाद में इन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया है। ये है क्या स्थायी भाव? पहले इसी के बारे में देखते हैं। स्थायी भाव, स्थायी का मतलब क्या होता है भाई? परमानेंट। स्थायी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमानेंट बोलते हैं, है ना। और भाव का मतलब क्या? इमोशन। कि जो भाव हमारे मन के अंदर क्या होते हैं? परमानेंट रहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9। रस भी तो 9 ही होते हैं। स्थायी भाव ही रस के रूप में बदल जाते हैं। यह कहता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि हमारे मन के अंदर 9 स्थायी भाव होते हैं। एक बार तो एग्जाम में यूं पूछ चुका कि स्थायी भाव की संख्या बताओ, 9 होती है। स्थायी भाव ही रस में बदलते हैं। हमारे मन के अंदर हंसी की भावना, दुख की भावना, है ना, जैसे दया की, फिर डर की भावना, क्रोध की भावना, ये परमानेंट है। अब मैं आप में से किसी को कह दूं, क्या किसी के मन के अंदर क्रोध नहीं है? आप यूं कह दीजिए नहीं है, अरे है, ये स्थायी भाव है। लेकिन आप सारा दिन क्रोध नहीं करते। जब मौका पाकर सामने निकलता है तब वो रस बन जाता है। मौका पाकर कैसे? आपसे कोई बड़ी गलत बात कह दे, है ना, आपको वो बात अच्छी ना लगे, आपको एकदम क्रोध आ जाएगा। अब वो क्रोध आया कहां से? वो तो आपके मन में परमानेंट ही था। लेकिन जब सामने वाले ने ऐसी बात कही, मौका पाया, तो मौका पाकर सामने आ गया, है ना, तो वो रस में बदल गया। अरे जैसे कच्चा चावल होता है ना बेटा, जैसे कच्चा चावल होता है, कच्चा चावल पकने की प्रक्रिया से गुजरकर खाने लायक बनता है। कच्चा चावल तो खाने के लायक नहीं होता, लेकिन उसको पकाया जाता है, पकने की प्रक्रिया से गुजरकर क्या बनता है? खाने लायक बनता है। उसी प्रकार जो स्थायी भाव होते हैं ना, वो मौका पाकर सामने आते हैं। उनको कोई ना कोई मौका चाहिए, है ना, कोई ना कोई क्या चाहिए? मौका। अब जैसे हंसी की भावना हम सबके मन के अंदर है। अब हमारे में से कोई हंस थोड़ा ना रहे जोर जोर से, ना मैं हंस रही ना आप हंस रहे, आप भी आराम से पढ़ रहे हो। पर आप में से कोई ऐसी बात कह दे, कोई बच्चा कमेंट कर दे, या मैं कोई आपसे ऐसी बात कह दूं हंसने की, तो आप सारे हंसने लग जाएंगे। ये हंसी का भाव आया कहां से? ये मन में तो परमानेंट था, लेकिन मौका पाकर सामने आ गया तो कौन सा रस बन गया? ये हास्य रस बन गया। इसको इस तरह से समझो, ये स्थायी भाव ही रस के रूप में बदल जाते हैं। स्थायी भाव ही मौका पाकर रस में बदल जाया करते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? स्थायी भाव ही मौका पाकर रस में बदल जाते हैं। ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं बनाएंगे आप, ठीक है? आया समझ में? स्थायी भाव ही मौका पाकर रस के रूप में बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो विभाव और अनुभाव और व्याभिचारी भाव। ये क्या है? ये व्याभिचारी भाव है, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में देखना है, इसमें तो कोई देखने वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल आसान है। व्याभिचारी भाव वाला तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। हम बात किसकी करते हैं? विभाव की। विभाव की करते हैं भाई। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव का जागृत होना। स्थायी भाव का जागृत होना विभाव होता है, ठीक है। बस इतना ही करना है। स्थायी भाव का जागृत होना क्या है? विभाव है, ठीक है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अलंबन और एक उद्दीपन। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। क्या पूछा था कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं?
आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आप कहोगे मैडम ये क्या है? आलंबन तो होता है कि भाई जिसके मन में और जिसके कारण भाव जगे। जैसे राम के मन में सीता को देखकर पुष्प वाटिका में प्रेम का भाव पैदा होना, प्रेम का भाव जगना, यह आलंबन होता है। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। आलंबन क्या होता है? हाँ, समय के अनुसार भाव बदल जाते हैं, बिल्कुल। कहते हैं कि राम के मन में सीता को देखा ना पुष्प वाटिका में, मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, रति का भाव पैदा हुआ, तो वो आलंबन है। ठीक है। और उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन है बच्चों वातावरण। वातावरण लिख दिया मैंने, तो वातावरण आना चाहिए। उद्दीपन क्या है भाई? ये है वातावरण। वातावरण कैसे? जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, ये भी भाव को अप या डाउन करते हैं, जगाते हैं। जैसे चांदनी रात, कोयल का कूकना, ठंडी हवाएं चलना, ये वातावरण तो है। जैसे नहीं, कई बार मौसम बढ़िया होता है, वातावरण अच्छा होता है, और हम लोग क्या बोलते हैं, अरे घूमने चलते हैं, आज तो बड़ा अच्छा मौसम है ना? तो ये क्या है? ये वातावरण है। तो वातावरण के अनुसार भी भाव बदलते हैं, चेंज होते हैं। तो इनको इतना याद कर लो एक बार, याद समझ में आ गया ना? विभाव दो प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन मन में भावों का जगना, उद्दीपन वातावरण के कारण भी जगते हैं। बाकी बात कल करेंगे भाई, आज का तो अपना समय हो चुका है, ठीक है ना? और ये इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रहा अपना, आधे से ज़्यादा यूँ लगा लो हो ही गया, या आधा तो हो ही गया है। कल करेंगे आगे बात, ठीक है? क्लियर है ना सबको इतना? तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।